जो पूर्व विधायक बीजेपी के हारे हुए मनोज पटेल साहब और एक भारत करके कोई नेता है, उन लोगों ने पूरा का पूरा वहाँ के 4 से गांवों को इकट्ठा करके और वहां पर उस जगह से रैली निकाली, जिस जगह पर कोई एक चंदे की चीज का नाम भी नहीं है। जो चंदा मेन इनका मोटो था, चंदा, उसका नाम भी नहीं है। पूरा का पूरा एक माहौल खराब करने के लिए निकाली जाती है। और क्योंकि जो ईदगाह होती है उसकी जो बाउंड्री वाल होती है वो कम होती है, तो वो कम बाउंड्री वाल पे ही मीनारे खड़े थे। उस मीनारे पर हमने सबने देखा इन्होंने क्या कुछ किया। मस्जिद को उन्होंने अटैक किया। मस्जिद को ऐसे ही अटैक नहीं किया, उस गांव में 2 मस्जिद है। पहले एक मस्जिद के ऊपर उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा, तो गांव वालों ने सब्र किया, कोई बात नहीं, बोले निकल जाएंगे, ठीक है। अगली बार जब यहाँ से निकल गया, गांव वालों ने समझौता कर लिया, कुछ नहीं बोले। तो अगली जब बात आई ईदगाह की, तो वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ा, बल्कि उसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ किया, सबने हमने खुली आंखों से उसको देखा। पलटन न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश जो घटना घटी उसके ऊपर मीडिया पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करे बैठा है। हम उस मीडिया की बात कर रहे हैं जिस मीडिया की तरफ लोग टिकटिकी लगाए देखते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाएगा। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है, मैं लगातार वहां की घटना के ऊपर बना हुआ हूं, एक एक कर फुटेज भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पर लीगली तौर पर क्या किया जा रहा है, कानूनी तौर पर कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है। और आज मेरे साथ अब्दुल करीम अब्बासी साहब जो कि कानूनी सलाहकार हैं पीएफआई के। तमाम जगह जहां हिंसा होती है, दंगे होते हैं, दिल्ली दंगे के केसेस को भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसे भी देख रहे हैं, और अभी हाल ही में वहां का दौरा करके भी लौटे हैं। अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है अभी तक किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार का, प्रशासन का रवैया क्या है वहां के लोगों के साथ में? नदीम भाई, शुक्रिया कि आप अपने चैनल से ये बात कर रहे हैं। नहीं तो आज मीडिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस घटना के ऊपर बात भी करे। दरअसल ये घटना जब हम देखेंगे कि उज्जैन से जो एक शुरुआत हुई, और ये शुरुआत होने के बाद वहां पर प्रशासन का रवैया हम सबके सामने आया कि किस तरीके से वहां पर एक सुनियोजित तरीके से एक रैली का इजाजत दी गई। कोविड की स्थिति चल रही है, उसके बावजूद भी इजाजत दी जाती है। और इजाजत देने के बाद हम लोग जो दौरा कर रहे हैं वो सिर्फ जिस जगह पर हुई उसी का दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अतराफ का भी दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई है जो ये घटनाएं हुई हैं। तो उससे पता ये चलता है कि पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से ये सारे काम को अंजाम दिया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया और उसमें इतना उकसाया गया। बात करूं मैं सबसे पहले उज्जैन की, तो वहां पर नारेबाजी में इस तरीके की भाषा को इस्तेमाल किया गया जिसको कोई भी सुन के एक आपे में नहीं रह सकता। और साथ में वो लोग जो एक चंदा का बहाना कर रहे हैं, कहीं से भी 1 रुपया भी उन्होंने कलेक्ट करने के लिए नहीं निकले। वो कि किसी दुकान के हों, किसी के पास हों, आपने उस चीज का देखा भी नहीं होगा और हमने भी नहीं सुना कि किसी से, बल्कि पूरा का पूरा एक माहौल खराब करने के लिए। और मैं तो इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश देख रहा है, पूरा का पूरा उसका ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया गया। और फिर प्रशासन का रवैया हम देख सकते हैं, वहां पे लोगों के मकानात को तोड़ना, साथ में एक लेडीज के ऊपर भी जो है रासुका की कार्रवाई करना, एक बड़ी बहुत बड़ी बात है ये। और साथ में जो हमारे दिगर कौम के भाई, हमारे हिंदू मजहब के जो भाई हैं, वो लोग भी वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लठबाजी कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। साथ में जिन लोगों को नुकसानात पहुंचे हैं, घर तोड़े हैं, परेशान हुए हैं, अभी हम लोग उनसे जाकर मिलते हैं कि आपको कानूनी सलाह
या कानूनी मदद में कुछ चाहिए तो वो इतने डर और खौफ के आलम में है कि वो बोलते हैं नहीं अभी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आपको बताएंगे। और जब इसकी वजह हमने जानना चाहिए तो प्रशासन पूरी तरीके से उनसे दबाव बना रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा शहर काजी साहब को कि उन्होंने कलेक्टर साहब से जो बातचीत की थी उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनको तमाम बुरे भले कमेंट्स आए, वीडियो जाहिर हुए, लेकिन उन सब की कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेनें की है, उसके बाद भी कोई एक्शन उन लोगों पर नहीं हो रही है। और एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से एक दबाने का एक जरिया ये चंदा के बहाने किया जा रहा है। इसके बाद हमने जो दौरा किया चांदन खेड़ी, जो कि जिला इंदौर में आता है और तहसील देपालपुर में, यहाँ पर सिर्फ ओनली 8 से 10 मकान गैर मुस्लिम्स के है वहां पर, और वो भी सब हमने उनसे भी जाके मुलाकात की, वो सब वो लोग इस रैली में शामिल भी नहीं थे। और उन्होंने बोला ये हमारे गांव को खराब करने की एक सोची समझी साजिश जो पूर्व विधायक बीजेपी के हारे हुए मनोज पटेल साहब और एक भारत करके कोई नेता है, उन लोगों ने पूरा का पूरा वहां के 4 से गांवों को इकट्ठा करके और वहां पर उस जगह से रैली निकाली जिस जगह पर कोई एक चंदे की चीज का नाम भी नहीं है। जो चंदा मेन इनका मोटो था चंदा, उसका नाम भी नहीं है। पूरा का पूरा एक माहौल खराब करने के लिए निकाली जाती है। और क्योंकि जो ईदगाह होती है उसकी जो बाउंड्री वाल होती है वो कम होती है, तो वो कम बाउंड्री वाल पे ही मीनारे खड़े थे। उस मीनारे पर हमने सबने देखा इन्होंने क्या कुछ किया। मस्जिद को उन्होंने अटैक किया। मस्जिद को ऐसे ही अटैक नहीं किया, उस गांव में 2 मस्जिद है। पहले एक मस्जिद के ऊपर उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा, तो गांव वालों ने सब्र किया, कोई बात नहीं, बोले निकल जाएंगे, ठीक है। अगली बार जब यहाँ से निकल गया गांव वालों ने समझौता कर लिया, कुछ नहीं बोले। तो अगली जब बात आई ईदगाह की, तो वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ा, बल्कि उसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ किया सबने हमने खुली आंखों से उसको देखा। और उसके बाद जो है वहां से भी ये जैसे तैसे रवाना होगा, उसके ऊपर भी गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। तो इस गांव का आखिरी मकान है अब्दुल कादिर साहब का। जैसे कि मैंने वीडियो में भेजा कि उनके जो पेशाब की नली भी डली हुई है उनके, उसके बावजूद भी उनके 6 बच्चे हैं। उनके 6 बच्चों की सबकी शादी हो गई है। उस घर के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद उनके तीसरे नंबर का लड़का उसको तलवारें भी मारी और फायर भी किए उसके। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बिस्तर वगैरह जला दिया, उनके ट्रैक्टर जला दिए। और हद की बात तो ये है कि उनके घरों में जो जानवर थे उन जानवरों का भी उन्होंने निशाना बनाया। उसके वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगा कि जानवरों की भी आंख फोड़ दी उन्होंने, जानवर को गोली मार दी उन्होंने। मतलब इतनी वहशीपन और इतनी हद तक इंसान गिर सकता है ये हमारी सोच से भी परे है। कि आखिर ऐसा क्या जुनून सवार हो जाता है, ऐसा कौन सा इनके पीछे बैकग्राउंड है जो इनको ये सब कहता है करने को, कौन सा इनको लालच दिया जाता है कि एक इंसानियत ही खत्म हो जाती है, ये जी जानवर तक को भी नहीं छोड़ते हैं। जी अब्बासी साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, जो जानकारी आपने अभी साझा की, ये जानकारी वहां के लोगों ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए एमएलए हैं उनकी ये कारस्तानी है वहां पर? ये जानकारी आप लोगों को आपको किसने दी है? वहां के मुस्लिमों ने ये बात कही या गैर मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों ने ये जानकारी दी है आपको? दरअसल हम खुद जो है, जैसा कि आपने बताया कि मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक लीगल तौर तरीके से काम करने वाला एक सदस्य हूं मैं। और मैं खुद अपने साथ में चंद साथियों को लेकर पूरा दौरा किया मैंने। उज्जैन का भी किया, चांदन खेड़ी का भी किया, जिला मंदसौर में जो डोराना गांव है उसका भी मैंने दौरा किया, और आज अभी जीरापुर से भी मैं होकर आया हूँ। और हम लोग जो है किसी की भी सुनी सुनाई या कही बातों पर यकीन नहीं करते जब तक कि हम खुद वहां पर पहुंच के जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम ना ले लें, जब तक हम ये सारी बातें नहीं करते। तो अभी हम सभी दूर होके आए हैं, तो हम लोग खुद पूरे गांव का माहौल देख कर आ रहे हैं। और एक तरीके से मैं बताऊं आपको नदीम भाई कि गवर्नमेंट ने खासकर से प्रशासन ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। मकानात तोड़े जा रहा है, कोई भी खैर ख्वाही के लिए जाता है, पूछने जाता है तो उससे पूछना कौन हो साहब, कहाँ से आए हो आप। जब मैंने उनसे बात की साहब क्या कर्फ्यू लगा हो जो आप हमसे इतना पूछ रहे हैं, तो उनका उखड़ जाना। मतलब एक ये सब कुछ करें
आप खेर खुहाई भी ना करें, टोटल इनके रहमो करम पे छोड़ दें आप। ये कुछ भी कर लें और इनके साथ कुछ भी ना हो, ये एक रवैया हम जो देख रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कानूनी तहत काम करने वाला एक लीगल हमारा का जो तंजीम है, हमारा काम है कि हम लोगों को कानूनी सलाह दें और उसके लिए अगर वो कमजोर है तो वो कैसे लड़ाई लड़ना है वहां तक उनको ले जाएं। तो बड़ी चीज है कि जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप एफआईआर तो करो ताकि कुछ कार्रवाई हो, तो वो एफआईआर करने से भी डर रहे हैं। और जब हम ये दौरा करके आए चांदनखेड़ी का, उसके दूसरे दिन ही जब ये वीडियो लोगों के अंदर वायरल हुए तो मनोज पटेल ने भारत को भेजा वहां पर और उनको और डराने धमकाने की बात की कि आपका जो नुकसान हुआ है हम देंगे, नहीं तो अब आपके और भी जो बेटे हैं वो भी नहीं बचेंगे, आप एफआईआर नहीं कर रहे। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो एफआईआर कानूनी तरीके से आपको जाना पड़ेगा। वो लोगों को इतना डराया जा रहा है कि वो कानून का सहारा भी अब नहीं लेना चाहते। वो ये बोलते हैं कि हमारे सामने पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, तो बोला हमारे को पुलिस क्या सहारा देगी। पुलिस खड़े होके एक नहीं दो नहीं 7-7 जेसीबी से वहां के मकानात तोड़ रही है। मतलब उस गांव में इतना डर और खौफ का माहौल कर दिया है कि आप वहां से गुजर नहीं सकते, ऐसे हालात कर दिए हैं। और हम देखें मंदसौर के अंदर जो डोराना गांव है, वो गांव भी तकरीबन हिंदू मुसलमान का मिक्स गांव है, लेकिन ये जो गली है ये पूरी मुस्लिम गली है। तो वहां पर भी माहौल खराब करने के लिए दूसरे गांवों से लोगों को बुलाया गया और उन गांव वालों ने पहले से ही उनको लग गया था कि ये सब होने वाला है, तो उन्होंने अपने नौजवानों को और इधर उधर कर दिया था कि ये जोश मारेंगे, तो उन्होंने अपने नौजवानों को इधर से उधर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि डोराना की मस्जिद के ऊपर इन्होंने अटैक किया। ये सबकी हम खुली आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद जब हम उनसे उनके पास जाते हैं कि भाई साहब ये आपने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की है और क्या फैक्ट किया आपने, झूठ तो नहीं किया है, तो वो बता रहे हैं कि हमने जो है 4 एफआईआर उन्होंने अभी तक की है। उसको जो है पुलिस अधिकारियों ने वहाँ के लोकल जो थाना है उसने कंबाइन करके कुछ 12-13 लोगों को ऊपर नामजद किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि वो सब वीडियो के अंदर मौजूद है, सारी चीज खुली हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो और धारा जो है ऐसी लगाई है कि बआसानी से जिनको गिरफ्तार किया था उनकी जमानतें भी हो चुकी है। तो एक ऐसा माहौल जो है ऐसा क्रिएट किया जा रहा है चंदे के बहाने, लेकिन असल चीज है चंदा किसी से नहीं लिया जा रहा, चंदा किसी से नहीं लिया जा रहा। चंदे के बहाने ये सारी प्री प्लानिंग की जा रही है और किसी से चंदा नहीं लिया जा रहा। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली दंगे के कई केसेस को भी आप देख रहे हैं। दिल्ली दंगे में पुलिस की एक जो नाफरमानी थी या ये कहिए कि जो ज्यादती थी वो सामने आई कि जो भी एफआईआर कराने जा रहा था उल्टा उसे धमकाने में लगी हुई थी कि अगर तुमने एफआईआर कराई तो तुम्हारे ही घर के किसी को अंदर डाल करके दंगे में बंद कर दूंगा। तो क्या वहां पर पुलिस जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उन लोगों के सहयोग कर रही है या उन्हें डराने धमकाने में लगी हुई है? अब जहां तक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो है केंद्र की पुलिस काम करती है, सीधे कह लें तो अमित शाह की पुलिस काम करती है। अभी लास्ट जो हमने देखा महमूद पराचा साहब के साथ जो घटना घटी वो सब हमारे सामने है, क्योंकि वो एक हक की आवाज को कानूनी तरीके से मुजरिमों के गले तक उनके हाथ पहुंचने वाले हैं और वो यकीन है कि नहीं छूटेंगे वो लोग जो ये सब कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो हमारा कानून में बहुत विश्वास है और हमारे कानून की गिरफ्त भी बड़ी मजबूत है, एक दिन उनके गले तक वो हाथ जाएंगे। लेकिन हम जहां तक प्रशासन की बात करें, पुलिस महकमे की बात करें, तो पूरा का पूरा एक दोगलापन अब दिखाई देने लगा है। जहां पुलिस जो है उसका काम होता था कि जो मजलूम लोग हैं उनके लिए आप खड़े हों, उनकी हिमायत करें, उनका सपोर्ट करें, उनको क्या जरूरत है वो फराहम करें ताकि जालिम को रोका जा सके, जुल्म को रोका जा सके। लेकिन आज ये सारी चीज उलट हो गई है। खास करके पुलिस जो है मजलूम को और डरा रही है और धमका रही है और जो जालिम है उनसे डर रही है। और
उनके सपोर्ट में बयानात दे रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, और जो काम वो खुद जालिम नहीं कर सकते वो पुलिस से करवा रहे हैं। एक ऐसे माहौल में हमारे हिंदुस्तान नजर आ रहा है हमें जाता है। जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे अब्बासी साहब यहाँ लेना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि जो मंदसौर की घटना घटी, आपने तमाम जिलों का दौरा किया, सबसे ज्यादा नुकसान एक तो किस जगह ज्यादा हुआ, और दूसरा कितने दंगाई गिरफ्तार हुए हैं और कितने मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया है, या जो दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं उन पर क्या धाराएं लगाई गई हैं, और मुस्लिमों की तरफ से जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर क्या क्या धाराएं लगाई जा रही हैं मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा? हम देखें वन बाय वन, तो सबसे पहले हम उज्जैन का अगर जायजा लें, उज्जैन के हालात को हम देखें, तो उज्जैन में अभी तक जिन लोगों ने रैली निकाली या प्रशासन ने जो उनको अनुमति दी, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया कि प्रशासन ने कोई अनुमति दी हो और कुछ लोगों ने अनुमति ली हो। सबसे पहली चीज तो वो सब हमें नजर। उसके बाद जो रैली निकाली और जो घटना हुई हमारे सामने, उस घटना के अंदर हम देख सकते हैं कि 23 लोग अभी भी मुस्लिम्स के अरेस्ट हैं। उसमें से 6 से 7 लोगों पर जो है एनएसए लगाया है, और बाकी लोगों पे 188, 151 और इस प्रकार की छोटी छोटी 4-6 धारा लगा के उनकी भी अभी तक जमानत नहीं हुई है, अरेस्ट है वो लोग। लेकिन जिन लोगों ने रैली निकाली उनकी तरफ से अभी कोई भी नहीं उठाया गया है। हालांकि एफआईआर की है, लेकिन वो एफआईआर में जो है खुद पुलिस वाले या खुद हम थाने का रोल जो प्ले कर रहे हैं, वो ये रोल प्ले कर रहे हैं कि वो उसको जो है नामजद रिपोर्ट ये लेकर भी जाते हैं तो वो लोग नामजद रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अज्ञात में वो लिख रहे हैं, और सभी रिपोर्टों को एक साथ करके लिख रहे हैं। अलग अलग लोग जा रहे हैं तो उनको सब कुछ सम्मिलित करके एक रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक दोहरा रवैया जो है पुलिस स्टेशन का हम वहां पर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जिला इंदौर की, चांदन खेड़ी की, तो वहां पर जो हरकत हुई है वो हम सबके सामने है। वहां पर जो है 3 घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, खास करके अब्दुल कादिर साहब के घर को। वहां पर उनके एक ट्रैक्टर भी जलाया गया, 3 बाइक जलाई गई। घर के जो है अलमारी के अंदर से लाकर मैंने खुद ने देखा, उसको तोड़कर जेवरात और जो नगद थे 3.5 लाख रुपए वो लौट लिए गए। सारे घर के बिस्तर वगैरह जला दिए गए। और वहां के जो है तकरीबन जो एफआईआर हुई है, हम देखे कि एक नाम लिया गया कि मुसलमानों ने वहां पर जो है पत्थरबाजी की गई। हालांकि ये पूरा गलत है। चांदन खड़ी का जो बात करूं मैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। वहां पर कोई मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की कि उसके बावजूद भी वहां पर जो 7 से 8 लोगों को अभी तक उठाया गया है। और अभी तक ये उन्होंने शो नहीं किया कि हमने धारा क्या लगी। हमने बहुत जानने की कोशिश की, उसके बाद हमें ये पता लगा है कि साहब हम तो 151 और 188 की कार्रवाई करेंगे जो हम सभी के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हम विपक्ष की बात करें तो अभी ये सब कुछ हमारा दौरा होने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद, जहां तक एफआईआर की हम बात करें तो अब थोड़ा सा मूड जो है उनका चेंज हो रहा है कि हाँ साहब हम एफआईआर करेंगे। लेकिन अभी भी नामजद एफआईआर चांदन खेड़ी में नहीं हुई है। इसके बाद हम देखें मंदसौर जिला और गांव डोराना का, तो वहां पर हम देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, माली नुकसान। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो नौजवान थे, वो वहां के बुजुर्ग लोगों ने वहां उनको हटा दिया था कि आप चले जाओ, आप रहेंगे तो माहौल बिगड़ेगा, आपसे रिहा नहीं जाएगा। जिसकी वजह से घर खाली हो गए। तो घरों को पूरी तरीके से उन्होंने जलाया भी, लूटा भी, तोड़फोड़ भी की। और सब अच्छे वहां पर पटेल लोग हैं, तो अच्छे रसूखदार लोग थे, उन लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया। और हद तो ये हो गई है कि मतलब टीवी को तोड़ना, हम जो दिल्ली में जो देख के आए थे ना, पूरा टीवियों को तोड़ना, घरों को जलाना, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें हम देखे तो डोराना में वो सारी चीजें हुई हैं। लेकिन वहां पर भी हमारे एक एडवोकेट अनीस साहब है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने लोगों को कानूनी सहायता फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक वहां पर जो है 12 से 13 एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन उसको भी सम्मिलित एफआईआर किया जा रहा है। लेकिन वहां पर एक जो बड़ी चीज है, जो वहां के टीआई अभी नए नए आए हैं, वो बहुत ज्यादा पक्षपात कर रहे हैं। मतलब कानूनी के लिहाज से जो एक यहाँ के नागरिक को हक हासिल है कि कानूनी मदद उसको मिले और पुलिस उसका पूरा सपोर्ट करे, वो वहां पर उल्टा रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे
वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं और किसी मजलूम की सुनने को वो तैयार नहीं है, और मजलूम को डराते हैं कि साहब अगर आपने इनका नाम और इनका नाम लिया तो फिर ये है ना बहुत बवाल हो जाएगा, इस टाइप की बात करते हैं। क्योंकि उनका काम है कि वो मजलूम का साथ दे। और वहां पर हम देखें तो मुस्लिम की तरफ से वहां पर भी कार्रवाई हुई है, और तकरीबन 12-13 एफआईआर मुस्लिम के खिलाफ भी हुई है, और मुस्लिमों की टोटल की अरेस्टिंग है अभी वहां पर, और दिगर जी की अरेस्टिंग नहीं है। जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। पीएफआई का इस पर कदम क्या रहने वाला है? किस तरीके से कानूनी मदद के लिए आप लोग आगे आएंगे? देखिए, जहां तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शुरू से ही उसका जो मकसद है कि हम हक की आवाज को बुलंद करते हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, और वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, वो चाहे पुलिस महकमा हो, या फिर यहाँ की नेतागिरी हो, या फिर अमित शाह हो, कोई भी हो। अगर उसने गलत किया है तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, और फिर वो चावली कोई भी कम्युनिटी का हो। हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो हिंदू से मुस्लिम है, हम सभी के लिए इस काम को फराहम करते हैं। हम लोग जो है ये चाहते हैं सबसे पहली चीज कि जो लोग मुजरिम हैं उनकी नामजद रिपोर्ट हो, और उसको रिपोर्ट को करने के लिए उन लोगों को जो जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे साथ में। क्योंकि जो हमारा चांदनखेड़ी है इंदौर जिले का, वो तकरीबन इंदौर जिले का एक आखिरी कोना है। वहां से और यहाँ की डिस्टेंस काफी डिस्टेंस है, तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो जो अदालत लगेंगी सब इधर की ही लगेंगी। तो ये पूरी कार्रवाई हम उनको कह रहे हैं कि हम करेंगे, सिर्फ आप एक रिपोर्ट कीजिए। बाकी अदालती कार्रवाइयों के अंदर क्या मदद चाहिए पूरा हम वकील भी मुहैया कराएंगे, और जो जिन्होंने जुल्म किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। बस ये शर्त है कि आप जो है एक समझौता के लिए, एक छोटे से पैसे के लिए, वो तो हमें कंपनसेशन यूं भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप उसके लिए मत झुकिएगा। अगर जुल्म को रोकना है तो हमें कानून का सहारा उनको देना पड़ेगा, और उन लोगों से भी गुजारिश करना पड़ेगी कि आप लोगों को आगे ये सब नहीं हो तो जालिम के लिए नामजद रिपोर्ट करना पड़ेगी, और कानून की लड़ाई आखिरी तक लड़ना पड़ेगी। उसके लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं और आखिरी तक उनको हर मदद देने के लिए तैयार।